नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 11वां भाग। अभी सायंकाल हुआ ही चाहता था कि थाली के समान गोल गोल चंद्र रूपी पुष्प गगन सुंदरी ने अपने जूड़े में गूंथ लिया। फिर उस उजले पुष्प की सुगंधी चांदनी बनकर सारे दुर्ग में फैल गई। दरबार के बीच के खुले भाग में देवी के गायक नर्तकों ने पहले चावलों से चौक पूरा किया। भोजनोपरांत महाराज, युवराज संभाजी और जीजाओं के साथ कीर्तन नृत्य देखने ऊंची बैठक पर आ विराजे। सारा सभागृह मनुष्यों की भीड़ से भरा था। कीर्तन नृत्य के पूर्व चावल से चौक पूरा करने का कार्य संपन्न हुआ। उसके पश्चात नर्तक दल का मुखिया सामने आया। सिर की लाल पगड़ी झुकाकर बोला, सरकार, मां भवानी का जय जयकार शुरू करने का आदेश हो। महाराज ने उसे हाथ उठाकर कुछ देर के लिए ठहरने को कहा। महाराज के राजटोप में गरुड़ पंख का पदक मढ़ा हुआ था। महाराज बार बार अंतःपुर की ओर वाले दरवाजे की ओर देख रहे थे। सबकी नजरें भी उसी दरवाजे की ओर टिकी हुई थी। उस दरवाजे के पीछे पहले गुदना भरे हाथों से आंचल सवारती हुई एक हलचल सी हुई। फिर कंगनों की खनक गूंज उठी। इस खनक को सुनने में कुछ ही क्षण बीते होंगे कि 3 आकृतियां भीतर से दरबार में प्रविष्ट हुई। संभाजी के ससुर गलमुच्छों वाले पिल्लाजी शिर्के, दुलार भरे मन वाली धाराओं, और इन दोनों के बीच थी येसुबाई, संभाजी की किशोर वयनी लजीली वधू, ग्रीवा झुकी हुई, हृदय धड़कता हुआ। संभाजी को काल ने छीन लिया। इस अफवाह को सच मानकर उनकी पत्नी येसुबाई ने सती होने का निश्चय कर लिया था, और उस समय उनके पिता पिलाजी जब संभाजी के पादत्राण मांगने के लिए आए थे, तब महाराज ने उन्हें समझा बुझाकर श्रृंगारपुर वापस भेज दिया था। अब संभाजी के सकुशल लौट आते ही उन्होंने पिलाजी को लिख भेजा था, पूर्णिमा की रात तक हमारी बहुरानी को लेकर चले आइए। आते समय अपनी कुल देवी भावेश्वरी देवी का भभूत लाना न भूलें। शंभू राजा सकुशल गढ़ में आ गए हैं। पिलाजी को दरबार में प्रविष्ट होते देखकर संभाजी विनम्रतावश उठने को ही थे कि पिलाजी के साथ ही आगे आगे बढ़ने वाले किसी के 2 कोमल नाजुक पैर भी उन्हें दिखाई पड़े, जिनमें सोने के तोड़े बने पहने हुए थे। इन 2 नाजुक पैरों के जादू से न जाने क्या हुआ कि संभाजी एक झटके के साथ अपने आप वापस अपनी जगह पर आ बैठे। परंतु महाराज आगे बढ़ते हुए बोले, आओ बहुरानी। येसुबाई की भुजा पकड़कर वे उन्हें आगे लाए और उन्हें माँ साहिबा के निकट ही सम्मान पूर्वक बैठा दिया। पिलाजी भी बैठ गए। महाराज ने अपने सामने लाई गई हल्दी रोली की चंगेरी में से चुटकी भर रोली लेकर ऊपर आकाश में बिखेर दी और गायकों को जय जयकार प्रारंभ करने का संकेत किया। नर्तकों ने वस्त्र ज्योतियां जलाई और नमन गीत गाना प्रारंभ किया। हे गजवंदन गणराज गौरी नंदन। दुक्कड़ और एकतारे के मिले जुले ताल सुर गूंजने लगे। नर्तकों का मुखिया जलती लहराती नाचती वस्त्र ज्योतियों पर से बार बार हाथ फिराकर और एक कान पर हाथ रखकर जगदम्बा का महात्म्य गान गा रहा था। आदि शक्ति की महती महिमा, मुझे बनाया भक्त उसी ने। राजकुमार संभाजी ने आगरा की यात्रा से बहुत कुछ सीख जान लिया था। अनपेक्षित प्रसंगों ने उन्हें सयाना बना दिया था। महाराज ने अपने अधिकार के अंतर्गत सभी किलों का एक दौरा किया और सब किलेदारों तथा दुर्ग के सैनिकों से भेंट की। अपने पंत सचिव अन्नाजी दत्तो की सलाह से उन्होंने जमाबंदी, लगान आदि के नियम बनाए। अपनी फौज के लिए नए नियम निर्धारित किए। सैनिक वर्षा ऋतु के 4 महीनों में अपने अपने गांव को जा सकते हैं। वहां वे खेती की जुताई बुआई के काम करें और दशहरा होते ही सरकारी काम के लिए उपस्थित रहें। 8 मास तक फौज के आक्रमण अभियानों में भाग लें और जीविका प्राप्त करें।
आक्रमण के दौरान स्त्रियों के साथ किसी प्रकार भी असभ्यता का बर्ताव ना करें। अभियान पर जाते समय और बरसात में अपने घर लौटते समय चौकी के पहरे पर नियुक्त राज कर्मचारी को तलाशी लेने दें। गैर कानूनी कोई काम न करे। इन नियम आदेशों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके हाथ जल्लाद द्वारा कटवा दिए जाएंगे। महाराज ने सेना के लिए ऐसे कठोर नियम बना दिए। महाराज ने जमीन के लगान के बारे में जो नियम बनाए वे शायद मलिक अंबर ने भी न बनाए होंगे। गांव के देशमुख, देशपांडे, पटेल और 4 सयाने वृद्ध ग्रामीण, ये 7 लोग मिलकर बैठें और जमीन की विसात देखकर उस जमीन की श्रेणी निर्धारित करें। सरकारी लगान इसी के अनुसार ही तय किया जाए। जो लोग लगान नगद रकम के रूप में जमा न कर सकें उनसे वस्तु के रूप में, धान्य के रूप में लिया जाए। किसान को खेती के लिए हल, बैल, बीज आदि की आवश्यकता पड़े तो सरकारी कार्यालय में वह सब उसे दिया जाए। राज्य की स्थिरता के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए महाराज ने ये नीतियां बनाई। बालक संभाजी इन नीति नियमों आदि को बनते देख रहा था और यूं उसकी समझ बढ़ रही थी। अपने शस्त्रधारी सैनिकों और किसानों के प्रति महाराज कितनी आत्मीयता दिखलाते हैं, यह बात युवराज संभाजी के ध्यान से छूटी नहीं। जवानों किसानों के विषय में बात करते समय महाराज के वचनों में माया ममता टपकती थी। संभाजी सोचते थे, हमारे आबा साहब को यदि खाली समय मिल पाए तो वे अवश्य ही हमें भी साथ लेकर किसी कुर्मी किसानों के गांव में जाएंगे। अपनी राजसी पोशाक उतारकर जरूर घुटने तक की धोती और फतूही पहनेंगे और बैलों के पीछे पीछे हत्था पकड़कर हल भी चलाएंगे। इतना ही नहीं, हमें भी सिखाएंगे। बाल शंभू, लो लकड़ी का हथौड़ा हाथ में लो और हमने जो हल चलाया उसके पीछे पीछे के ढेले फोड़कर भूमि को साफ करते चलो। राजगढ़ के कक्ष में मंत्रीगण उपस्थित थे। पेशवा मोरोपंत दाएं हाथ में एक पुलिंदा लिए खड़े थे। शायद वह कोई खलीता था। उनके बाएं हाथ में खलीते की खाली थैली थी जिसके बंद और फुदने अभी तक झूल रहे थे। खलीता पूरा खोलकर मोरोपंत खड़े थे। बैठक पर महाराज, जिजाऊ और संभाजी बैठे थे। रानियों की बैठक में पर्दे के पीछे पुतलाबाई, सोयराबाई आदि रानी वर्ग बैठा था। यशोबाई भी बैठी थी पुतलाबाई के निकट, सल्लज, ग्रीवा नीचे झुकी हुई। अपने मायके से लौटने के बाद आज बैठक में बैठने का उनके जीवन का यह प्रथम अवसर था। उत्सुकता ने उनके मन को छेड़ा। इस चिक के पीछे बैठक में बैठे लोगों के राज तो भला कैसे दिखते होंगे? मन ने देखना चाहा, परंतु लज्जा ने ग्रीवा न उठाने दी। उनके पिताजी पीलाजी उन्हें यहाँ ससुराल में छोड़कर वापस श्रृंगारपुर चले गए थे। अब उन्हें यहीं राजगढ़ में ही रहना था। महाराज की इच्छा जो थी यह। मोरोपंत पेशवा को महाराज ने दृष्टि से ही अनुमति दी और शांत वातावरण में पेशवा की आवाज गूंजने लगी। राजवधू यशोबाई मन लगाकर उस शांत मंद शब्दों को सुनने लगी। मसूरल अनाम दाम दौलहू शहजादे मुअज्जम सूबे दक्खन की खिदमत में राजा शिवाजी का दंडवत हो। आगे विशेष यह खलीता भेजने का प्रयोजन आप जान लें। हम अपने प्राणों के भय के कारण आगरा से यहाँ अपने देश में बचकर निकल आए। हमारे फर्जंद संभाजी भी यहाँ आ गए। निकलते समय हम आला हजरत की इजाज़त न ले सके। वजह आप बखूबी जानते हैं। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। हालांकि हम बचकर निकल आए, फिर भी हम हजरत साहब के ही चाकर बंदे हैं। उनकी सेवा के लिए हर तरह से तैयार हैं। आपसे इल्तिजा है कि हजरत साहब को समझा बुझा दें। हमारे फर्जंद संभाजी बादशाह की सेना में सेवा करते ही थे। हमारे आज के किले और ये सारे साधन संपत्ति सभी कुछ आज भी बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर है। यह जानकर हमारे फर्जंद संभाजी को फिर एक बार चाकरी करने का मौका दिया जाए। जैसा कुछ भी सुलह समझौता अब आपस में हो सके उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए।
ज़्यादा क्या लिखें, आप सब जानते हैं। औरंगजेब ने दक्खनी के सूबेदारी से जशवंत सिंह को हटाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र मुअज्जम को नियुक्त किया था। मुअज्जम शिवाजी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। यह उसकी राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि अपनी सुरक्षा का एक तरीका था। वह खूब समझता था कि उसके कुचक्री बाप ने उसे शिवाजी के मुंह में क्यों धकेला है। कई घमंडी तलवार के धनियों का शिवाजी के जबरे में जाकर क्या हश्र हुआ था, यह भी उसने देखा जाना था। दूसरी ओर महाराज भी चाहते थे कि अपने राज्य के फिर से पांव जमा लेने तक मुगलों से संघर्ष करना आत्मघात होगा। इसी कारण उनकी इच्छा थी कि दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम से सुलह और शांति की बातें की जाए। जीजाऊ, मंत्रीगण और सभी उपस्थितों ने खलीता सुना और वे दंग होकर महाराज की ओर देखने लगे। अभी आगरा वाली मुसीबत टली नहीं थी और महाराज फिर संभाजी के माध्यम से यह नई चाल चल रहे थे। महाराज शांत बैठे थे। उन्होंने बालाजी आवजी की ओर देखा। बालाजी बैठक के सामने आए, मुजरा करके खड़े हो गए। बालाजी आवजी ही महाराज के दूत बनकर औरंगाबाद जाने वाले थे। मोरोपंत ने खलीते को गोल बनाकर एक पुलिंदा बनाया और थैली में सरका दिया। फिर उस थैली को महाराज के सामने रखा। महाराज ने उसे हस्त स्पर्श दिया। हाथों में पहनी मुंदरी का पुखराज झिलमिल झिलमिल चमक उठा। उसकी किरणें संभाजी के मुखमंडल पर पड़ी। लजीली किशोरी येसुबाई ने सिर उठाकर नजरें चुराकर पर्दे के पीछे बैठक पर बैठे राजटोपधारी एक सजीले बांके किशोर को देखने का प्रयत्न किया, परंतु वे कुछ देख ना पाई। बालाजी झुककर खलीता ले रहे थे और हाय, वह राजटोप तो उनकी आड़ में छिपा था। बालाजी, सब काम पूरी सावधानी और शांति से हो। जैसे भी बने, यह संधि होनी ही चाहिए। महाराज ने बालाजी से कहा। जैसी आज्ञा प्रभु। खलीता बालाजी आवजी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा था। वही खलीता अब उन्होंने मोरोपंत के हाथों से लिया। मुजरा करते हुए वे औरंगाबाद की दिशा में कूच करने के लिए पीछे पीछे हटने लगे। बाल शंभू, यदि यह संधि हो गई तो तुम्हें शहजादे से मिलने औरंगाबाद जाना पड़ेगा। अकेले जाओगे? महाराज ने संभाजी से पूछा। हाँ हाँ, अवश्य जाएंगे हम। आगरा जाते समय तो हम वेरूल मतलब मलोटा की गुफाओं को देखते हुए उस रास्ते से गए थे, परंतु लौटते समय उस रास्ते से नहीं आ पाए। फिर एक बार मौका मिलेगा तो अवश्य देखना चाहेंगे हम वेरूल की गुफाएं। संभाजी ने उत्तर दिया। युवराज के उत्तर से प्रसन्न होकर महाराज ने हंसते हुए जीजाऊ की ओर देखा, परंतु वे तो गंभीर बनी बैठी थी। वेरूल की गुफाओं की बात निकलते ही संभाजी को याद आई वहां की भित्तियों प्रस्तरों पर चित्रित नारी की नायिकाओं की अनेक भाव मुद्राएं। परंतु हमारी दृष्टि जैसे अकस्मात खिंचकर चीख के पर्दे की ओर क्यों गई, यह संभाजी समझ नहीं पाए। दृष्टि ने पर्दे के पीछे देखना चाहा, परंतु उस ओर का कुछ भी दिखाई न देता था। वायु के एक झोंके ने आकर उस पर्दे को हिलाया। उस कारण पर्दे में तरंगे से उठने लगी। संभाजी का मन पर्दे की इन्हीं तरंगों पर लहरा कर पहुंच गया, दूर सुदूर औरंगाबाद तक, वेरूल की गुफाओं तक। महाराज, नायक आए हैं बाहर। महल के किसी सेवक ने भीतर आकर सूचना दी। आने दो उन्हें। महाराज टहल रहे थे। टहलते टहलते रुक गए। संभाजी भी पास आकर खड़े हो गए। बहिर्जी नायक महल में आया। आकर उसने मुजरा किया। मुजरा करते समय उसके मुंडासे से के लटकते छोर हिल उठे। मालिक, मुगलिया राज्य में अपने रघुनाथ पंत और त्र्यंबक पंत अटक गए थे। अब सकुशल छूटकर नीचे गढ़ की तल भूमि तक आ पहुंचे, परंतु बड़ी दुर्दशा हो गई है उनकी। बहिर्जी क्षण भर रुक गया। तभी महाराज को स्मरण हो आया, हम आगरा से बच निकले, परंतु रघुनाथ पंत और त्र्यंबक पंत पीछे रह गए थे।
वे वहां औरंगजेब के पहरेदारों में जा फंसे। फौलाद खां ने उनका बुरा हाल किया, मृत्यु से अधिक भयानक यातनाएं दी उन्हें, ऐसा सुना था हमने। वास्तव में उनके भाग्य में तो मृत्यु ही बदी थी। मुअज्जम के साथ सुलह की बातचीत का लाभ हुआ और औरंगजेब ने उन दोनों को हार मांस के अवशेष उन पुतलों को छोड़ दिया, इन्हें छोड़ दिया है। इसका यही अर्थ है कि अब सुलह पक्की हो जाएगी। मालिक, उन्हें पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र भेजने चाहिए, फटे हाल हो गए हैं वे। और मालिक, बोलते बोलते बहिर्जी की वाणी लड़खड़ाने लगी। कहो कहो नायक, और क्या समाचार है? बहिर्जी का गला रुध गया, बोल न फूट पाते थे। सिर की पगड़ी को दाएं बाएं झुलाता वह कहने लगा, ना महाराज, जीभ तालू से चिपकी जाती है, वह समाचार आपको कैसे बतलाऊं? मंद गति से महाराज बहिर्जी के पास आए। उनकी आवाज गंभीर हो गई थी। नायक, जब हम मुगलों की कैद में थे, अब अगर हमारा कुछ भला बुरा हो जाता तो वह खबर भी तो तुम्हें मां साहिबा को बतानी ही पड़ती ना। जासूस और ज्योतिषी को खरी और सही बात कहनी चाहिए। कहो, कौन सा समाचार है? महाराज, दिल्ली की जुम्मा मस्जिद में अपने भूतपूर्व सेनापति नेताजी पालकर को मुल्लाओं ने कलमा पढ़ा दिया है। उनका नाम बदलकर मोहम्मद कुली खान कर बना दिया है उन्हें। निसार खान ने उनकी पत्नी को यहाँ देश में कैद करके उसे भी दिल्ली भेज दिया। उनका भी धर्म बदलकर मौलवियों ने मस्जिद में उनका नए सिरे से निकाह कराया। बहिर्जी जाति से रामोशी था, पहरा देने का और जासूसी का परंपरागत काम था उनका। उसने वीर सेनापति नेताजी के शौर्य को अपनी आंखों से देखा था, जाना था। उसे याद कर कर उसकी आंखों से जलधारा बरसने लगी। महाराज ने बहिर्जी को धीरज बंधाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उनके हाथ भी कांप रहे थे। आंखों में आंसू भर आए। नेताजी साक्षात दावानल, घोड़ों की पीठ पर बैठा भड़कते हुए आगे बढ़ने वाला दावानल जो नेता था, आज न था, हो गया, अंगारा कोयला बन गया। युवराज संभाजी महाराज और बहिर्जी की ओर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। बातें सुनकर उनका हाथ अकस्मात तलवार की मूठ पर गया। कान की लोल की क्रोध से लाल हो उठी, आंखों से आग बरसने लगे। उनके मन की आंखें देख रही थी तस्बीह की माला पकड़ा हुआ एक हाथ, और उनका अपना हाथ मूठ पर अधिक कसता जा रहा था। धन्यवाद।